जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि वेस्ट बंगाल में चुनाव जीतते ही भारतीय जनता पार्टी के जो ईस्टर्न फ्रंट है भारत का, उस पर काफी हलचल जो है वो तेज होती है। हालांकि पहलगाम आतंकी घटना के बाद से ही पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है उनमें के मूवमेंट जो है वो काफी पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका था। साथ ही जो चाइना एंगल है वो भी हम यहाँ पर अलग नहीं कर सकते। और अब तो नेपाल भी धीरे 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 वो कुकर की सीटी जो है ना वो तैयार हो रही है। तो जिस तरह से हम डेवलपमेंट देख रहे हैं, पिछले हफ्ते हमने देखा कि इनफैक्ट पाकिस्तान का डेलीगेशन और मोहसिन रजा नकवी वहां पर गए और डिफेंस पैक्ट, ऑलमोस्ट सऊदी स्टाइल डिफेंस पैक्ट उन्होंने बांग्लादेश के साथ भी साइन किया। चाइनीज डेलीगेशन भी वहां पर था। जिस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, प्लस जो भारत ने अल्टीमेटम जारी किया है कि भाई 45 दिन की जो समय सीमा है, वो जो बॉर्डर है पोरस, उसको बंद करने के लिए अमित शाह जी ने दी है। और इसके चलते जो है जो ढाका है वहां पर काफी बेचैनी हो गई है। और तारिक रहमान से लेके बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर्स तक सबके एक के बाद एक बयान आ रहे हैं। और कल बीएसएफ ने 2 बांग्लादेशी तस्करों को गोली मारी, जिसकी वजह से तारिक रहमान का भी स्टेटमेंट आया कि हम भारत के साथ तो दोस्ती वाले रिश्ते चाहते हैं, लेकिन भारत ऐसा कर रहा है जिससे रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि जमात की तरफ से भी वहां से स्टेटमेंट आते हैं कि भाई ममता दीदी हार जाती हैं तो वो कहते हैं कि भाई आप इंडिपेंडेंट बांग्ला घोषित कर दीजिए। 17.5 करोड़ जो बांग्लादेशी मुसलमान है वो आपके साथ है। तो दोनों तरफ जो है ये सारी चीजें चल रही हैं। आखिर होने क्या वाला है, क्योंकि जो सुगबुगाहट है वो ये दिखाती है कि बड़ा कुछ हो सकता है ईस्टर्न फ्रंट पर, जिसको हम समझने के लिए आज थोड़ा सा विस्तार से कोशिश करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल सुधाकर जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। Thank you, Amber. It's always a great honor and pleasure to connect with you and your platform. और मेरे तरफ से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आप बहुत अच्छे एक थैंक यू सर। मोर देन जर्नलिस्ट इज, आजकल यूट्यूब का जमाना है, तो आपकी यूट्यूब बहुत बड़े बड़े लोग सुन के बहुत तारीफ कर रहे थे। थोड़े दिन पहले मैं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म में इंटरेक्ट कर रहा था। आपके बहुत ही कंटेम्प्रेरी इशू, मेच्योर एनालिसिस और उसकी जो टेक अवे है, इसको बहुत प्रशंसा करने वाले लोग मैं उनके साथ साक्षात हुआ है, तो आपको बधाई देना चाहूँगा। आइए, थैंक यू सो मच। जो सवाल आपने रेज किया है, यस जरूर, बात बिल्कुल सही है। ये तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। जो जो चीज़ें हो रहे हैं अभी, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप डिस्पेंसेशन सबके सब वेस्ट बंगाल इलेक्शन, यानी कि ये जो स्टेट्स वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और आपका असम, पौंडीचेरी, ये जो सब इलेक्शन में सब बिजी थे। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि आज के दिन में वेस्ट बंगाल के साथ जो जुड़े हुए मसले हो रहे हैं, कहाँ बांग्लादेश में और उसके जो आसपास के इलाका, अभी वो समय और परिस्थिति चला गया जिसको हम बैक बर्नर में या उसको कहीं बिहाइंड द सीन छोड़ के आगे की तरफ बढ़ने का अंदाज लगा है। ये एक चुनौतीपूर्वक और अहम माइलस्टोन जो अचीव किया गया है। बड़े सालों के बाद आपको एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिस्पेंसेशन, जो रूलिंग का मौका मिला है वेस्ट बंगाल में, और मैं तो ये कहूँगा ये एक फोर्स मल्टीप्लायर का तरह उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो काफ़ी पीछे चला गया था, उसको कैसे हम उसको डबल डाउन कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, बांग्लादेश का मदद लेते हुए। एक तो बिम्स्टेक, एक हमारा हिंदुस्तान का एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक वो ट्राईपार्टिट एग्रीमेंट था जो कि इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड का जो रोड है 1700 किलोमीटर्स, ये रोड अभी 170 या 180 किलोमीटर बना नहीं था, वो कैसे आगे बढ़ेगा। और बहुत सारे मसले हैं। तीस्ता वाटर पॉइंट है, गैंजेस वाटर का जो एग्रीमेंट हुआ था, जैसे आपका इंडस वाटर ट्रीटी था, तो गैंजेस का भी वो खत्म हो रहा है दिसंबर के महीने में, उसका जो ट्रीटी बनेगा। ये सारी चीज़ें प्लस बॉर्डर फेंसिंग जगह जगह खाली पड़ा है, जो आपने जिक्र किया है। अमित शाह ने बताया कि ये बॉर्डर फेंसिंग कंप्लीट होना चाहिए।
तो ये सारे मसला जो है इसको सारे के सारे मेरे विचार के मुताबिक एक कॉम्प्रिहेंसिवली उसको एनालाइज करना चाहिए। कोई भी मसला बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ हो, वो विली नीली 5 राज्यों के साथ उनका बॉर्डर है, उसका असर पड़ेगा। चाइना ऑलरेडी उसका डीप इन्वॉल्वमेंट है, करीब $38 बिलियन उन्होंने इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट किया था, कब 2015-2016 के टाइम में, और 18 से 20 बिलियन डॉलर ऑलरेडी कमिटेड है। पद्मा नदी के ऊपर जो ब्रिज है, नेशनल हाईवे हो, रेलवे लाइन हो, पाइपलाइन जो बिछा हुआ है, नेवल डॉकयार्ड जो बन रहे हैं, ये सारे चीजें ये एक्चुअली बहुत असर पड़ने जा रहा है। उनका जो ढाका का स्टॉक एक्सचेंज है, बाय कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स उन्होंने उसको टेक ओवर किया है। हमारा भी गया था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बिडिंग के लिए, लेकिन हमारा जो बिडिंग को चाइना ने आउटबिड करके ढाका स्टॉक एक्सचेंज को डेवलपमेंट के लिए और रनिंग के लिए पूरा ले रखे। सो और अब देखेंगे कि ये मीडिया तो ओपन मीडिया में आपको मिलेगा 72%, बट मेरा रिसर्च कह रहा है 81 to 83% मिलिट्री हार्डवेयर बांग्लादेश का जो इंपोर्ट होता है, ये चाइना से करीब करीब 83% तक इंपोर्ट किया जा रहा है, और उनको फ्रीबीज बहुत सारे मिल रहे हैं। फ्रीबीज, उनका एक नेवल फोर्स थर्ड वर्ल्ड कंट्री या जो डेवलपिंग वर्ल्ड का एक कंट्री है बांग्लादेश, उसका कंट्री का नेवल फोर्सेस को 3 डायमेंशनल फोर्सेस कन्वर्ट करने में चाइना मदद कर रहा है। तो ये सारे चीजें जो हो रहे हैं, मसला आप देखेंगे कि यहाँ पे कहते हैं ये बांग्लादेश एक जमीन ऐसा बन गया है, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक राइवलरी हो रही है 3 फोर्सेस का, एक अमेरिकन, दूसरा है चाइना, ये दोनों के बीच में आपस में स्ट्रेटेजिक राइवलरी हो रही है, और तीसरा जो है इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, जिसमें टर्की और कतार का बहुत काफी हद तक उसमें जुड़े हुए हैं। और मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ ये मसला को, क्योंकि ये पहली बार बांग्लादेश के इलेक्शन में जमायती इस्लाम जो है खूब हाई परसेंटेज 17 या 18% का जो सीट्स है, 71-72 कुछ हो रहा है उनका, ये हमारे बॉर्डर सिलीगुड़ी के साथ जुड़ा हुआ जो रीजन है, एरिया है, ये एरिया में जो रंगपुर डिवीजन बोलते हैं, पूरा कंप्लीट डोमिनेट करता है ये जमायती इस्लाम का। तो क्योंकि एक सिक्योरिटी इम्पेरेटिव के ऊपर चुनौती डालता है, और इन सारे चीजों को एक कॉम्प्रिहेंसिवली एनालाइज करके हिंदुस्तान की तरफ से कदम उठाना चाहिए। मुझे पूरा उम्मीद है और विश्वास है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन सारी चीजों के ऊपर वो गौर कर रहे हैं, और जरूर जल्दी से जल्दी जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो स्पेकुलेशन या स्केप्टिसिज्म जो प्रकाश पाया है, इसको जल्दी से जल्दी हिंदुस्तान की तरफ से सही जवाब और सही कदम उठा के उसको नेगेट करना चाहिए, रिवर्ट करना निहायत आवश्यक है, क्योंकि हिंदुस्तान कैन नॉट अफोर्ड टू लीव बांग्लादेश बिहाइंड। अगर हम वैक्यूम को छोड़ देते हैं तो वो वैक्यूम को फिल अप करने के लिए अमेरिकन और चाइनीज हैं, जो कि हमारे देश के नेशनल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी के बरखिलाफ होगा। इसलिए हमें सही कदम सही समय पर उठाना निहायत आवश्यक है। जी सर, एक बात यहाँ पर जो नोट करने वाली है वो ये है कि जैसे ही बीजेपी चुनाव जीती वेस्ट बंगाल में, तो जमाती से लेकर जो भी ग्लोबल नैरेटिव है ये बनाना शुरू कर दिया कि भाई अब बीजेपी आ गई है तो मुसलमानों के साथ जो है वो जुल्म होगा, और वो उनके खिलाफ एंटी मुस्लिम है बीजेपी, ये सारा नैरेटिव पुश होना शुरू हो गया। और जैसे कि आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया कि जैसे कि इधर हमारे बॉर्डर पे टीएमसी है, वो जो बॉर्डरिंग हमारे जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और उधर जमात है, तो ये काफी डेडली कॉम्बो हो जाता है जब हम बॉर्डर सिक्योरिटी या फिर नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों का तालमेल रहा है। इसी वजह से जमात और बांग्लादेश के अंदर ममता दीदी के जाने पर इतनी ज्यादा हमने वहां पर ये गम देखा, और जमात के लीडर जो नूरुल हुदा है उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भाई आप इंडिपेंडेंट बांग्ला घोषित कर दीजिए, हम 17.5 करोड़ आपके साथ हैं। तो सर यहाँ पर 2 चीजें जो आपने हाईलाइट की कि एक तो जो इस्लाम का जो इन्फ्लुएंस है जिहादी इस्लाम और कहीं, और साथ ही
यूएस और चाइना एंगल। तो सर ये तीनों एंगल को भारत किस तरह से देख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का जो डिफेंस पैक्ट है सर ऑलमोस्ट सऊदी स्टाइल डिफेंस पैक्ट उन्होंने कहा है, जहां पर इंटेलिजेंस शेयरिंग है, और क्या उन्होंने कौन सा मुआहदा किया है वो अगले 10 साल तक उनको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि सर भारत भी बांग्लादेश के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करता है। तो सर ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। क्या हमें सारी चीजों को रिव्यू करने की जरूरत है जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो मसलों को आपने अभी उठाया है उससे ज़्यादा एंग्जायटी या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एग्रीमेंट, अलायंसेस, ग्रुपिंग आप मिसाल के तौर पे पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया जो उन्होंने एक बना रखा है म्यूचुअल डिफेंस एक्ट। अब बना तो दिया है, लेकिन क्या सऊदी अरेबिया के ऊपर जब हमला हो रहा था, ये ईरान के हमले के टाइम में, क्या पाकिस्तान उनकी मदद किया था क्या? सऊदी अरेबिया उनसे ये भी कहा कि आप ईरान को हमला करो, और पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, हालांकि ये दिस इज नॉट इवन 1 ईयर ओल्ड। और दूसरी बात यह है कि अभी उन्होंने फोर्स भेजा है सऊदी अरेबिया को। सऊदी अरेबिया को ये बिना ये एक्ट, बिना ये एग्रीमेंट, पिछले कोई सालों से पाकिस्तान का ट्रूप्स ऑलरेडी सऊदी अरेबिया में हैं, वो ट्रेनिंग दे रहे हैं उधर, वो कर रहे हैं, कतार में हैं। पाकिस्तान के ट्रूप्स ऑलरेडी दे रहे हैं और ट्रेनिंग दे रहे हैं और ट्रेनिंग ले भी रहे हैं। तो ये चीजें मैं हाईलाइट इसलिए करना चाहता हूं। एग्रीमेंट इज फाइन, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड में वो हमेशा चाहेंगे, पर्टिकुलरली ये जो ड्राइवर्स हैं, मेन ड्राइवर उम्मा है टर्की। टर्की, सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में जो आपसी टक्कर हो रहा है, जो एक कंटेस्टेशन हो रहा है, वो उम्मा के लिए, इस्लामिक वर्ल्ड में वो लीडर बनना चाह रहे हैं। ईरान कह रहा है कि मैं शिया डोमिनेटेड होने के बावजूद पूरा इस्लामिक वर्ल्ड को मैं डोमिनेट करता हूँ। आप देखिए, हमास को सपोर्ट करने वाला कोई देश अगर है तो ईरान है, ठीक है नहीं? सो इसी तरह सऊदी अरेबिया सबसे पुराना, और सऊदी अरेबिया की जगह में दो उनका रिलीजियस आइकन्स है। सो इसीलिए मक्का मदीना की बात कर रहा हूं मैं, और वो आइकॉन की वजह से सेंट्रलिटी। लेकिन सऊदी अरेबिया के अंदर चेंज क्या हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, वो ये चीज आपको मद्देनजर रख के आप बाकी चीजों को सोच विचार करना चाहिए। परिवर्तन ये है कि जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म पहले था, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के बरखिलाफ अपना देश को वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, जो ऑयल डिपेंडेंट एक इकोनॉमी था। नंबर 2, लिबरलाइज हो रहा है। पहले जो वहाबिज्म का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सऊदी अरेबिया होता था, औरतों को नौकरी के लिए मौका नहीं मिलता था, गाड़ी नहीं चला सकते थे, टीवी में एंकरिंग नहीं कर सकते थे, शॉपिंग के लिए अकेले नहीं। जो शारिया लॉ का जो प्रभाव था, बिल्कुल एकदम काफी गहराई में उसको इम्प्लीमेंट करते थे। लेकिन आज के दिन में एक लिबरल सोसाइटी की तरह विमेन एम्प्लॉयमेंट की उनका जो प्रमोशन चल रहा है, एजुकेशन स्टैंडर्ड, हायर एजुकेशन के लिए उनका इनकरेज करने लगे हैं, और उनका देखा देखी कंपटीशन किसका, यूएई और सऊदी अरब के बीच में ये होने लगा है। तो बोलने का मतलब ये है कि टर्की जो है वो साउथ एशिया की तरह अपना प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है, कतार से पैसा लेके, बांग्लादेश में जो जमायती इस्लाम उनकी मदद लेके वो प्रमोट करना चाहते हैं, रेडिकलाइजेशन को बढ़ाना चाहते हैं। आपका जो पॉइंट, सवाल के अंदर जो पॉइंट आपने रेज किया है, इस पर कोई शक नहीं है। ये बहुत ही सेंसिटिव, बहुत नाजुक इशू है, जहाँ पे टीएमसी और जमायती जब मिल जाते हैं, ये एक डेडली पॉइजन बन जाता है। और मुझे पूरा उम्मीद है, इसलिए आप देखे होंगे एनएसए सऊदी अरेबिया में अभी अभी जाके मिल के आए हैं, जो उनके जो मुखिया लोग हैं, जो उनके क्राउन प्रिंस हो और दूसरे जो मिनिस्टर जो सिक्योरिटी के साथ डील करते हैं। प्रधानमंत्री गए थे कहाँ पे, यूएई होके जाएंगे कब, 15 तारीख को, जब यूरोपियन कंट्रीज, नॉर्डिक कंट्रीज को विजिट करने जा रहे हैं। यूएई को विजिट करने का मेरे समझ के मुताबिक, क्योंकि यूएई एक देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा इंडियन डायस्पोरा है, करीब 3.7 मिलियन के करीब है। 3.7 मिलियन मतलब आप देखेंगे 37 लाख के करीब है, सबसे ज्यादा यूएई में है। सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस हमारा आता है करीब 38 to 40%, $137 बिलियन एक साल में आता है। तो उसका 38 to 42% मिडिल ईस्ट से आता है, और वो मिडिल ईस्ट में से यूएई से सबसे ज्यादा आता है।
तो कुछ लोग हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के थ्रू उन्होंने बताया है कि वो वहां से निकलना चाहते हैं, तो निकलने का जो है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज होके नहीं आ सकते हैं। तो फजेरा जो जगह है, यानी कि यूएई एक ऐसा देश है मिडिल ईस्ट में जिसका कोस्ट लाइन पर्शियन गल्फ की तरफ है और कोस्ट लाइन गल्फ ऑफ ओमान की तरफ। जो गल्फ ऑफ ओमान की तरफ है, ये स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को अवॉइड करके वो दूसरे सीधा वहीं से अरेबियन सी होके आ सकते हैं मुंबई तक। तो वो जो एग्रीमेंट होना है उनके साथ, यूएई के साथ, मेरे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो एग्रीमेंट फैसिलिटेट करेगा कि हिंदुस्तानियों को किसी को अगर निकलना है वहां से, तो ये एक रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अवॉइड करके वहां से हिंदुस्तान वापस आ सकते हैं। तो ये जो मसला आप कह रहे हैं ये बिल्कुल सीरियस मामला है और इसके बरखिलाफ एक शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म का काउंटर स्ट्रेटेजी बनाना निहायत आवश्यक है। अगर नहीं बनाएंगे तो ये जो फोर्सेस इनिमिकल टू इंडियाज ग्रोथ, अमेरिका है, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन, ये भी एक पहलू है, चाइना तो है ही है। मैं यहीं पे कह देना चाहता हूं कि 2025 19 जून को एक मीटिंग हुआ था कुनमिंग में। वो कुनमिंग का मेगा इवेंट के साइड लाइन में एक मीटिंग था। बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना के उनके जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के काफी सीनियर ऑफिशियल को इकट्ठा ला के उन्होंने, इसको मैं टाइम टू टाइम अलग अलग जगह डेविल्स ट्रायंगल में बोलता हूं कि इकोनॉमी की कोलैबोरेशन के कैमोफ्लाज दिखावा, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन, लेकिन अंदर से वो कोलैबोरेट कर रहे हैं कैसे हिंदुस्तान को रिटार्ड यानी कि दबाव डाल सकते हैं। ये उस बिंदु के साथ जोड़ना निहायत आवश्यक है। तो 5 अगस्त 2019 को हुआ था एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35 अल्फा। इसके कॉन्सिक्वेंट जो एब्रोगेशन, हमने जो मैप पूरा कार्टोग्राफिक, लोग कहते हैं वॉरफेयर, इसमें हमने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी और बाकी जम्मू एंड कश्मीर को एक अलग यूनियन टेरिटरी करके हमने दिखाया था मैप में। ये एक्चुअली बहुत बड़ा जबरदस्त एक झटका दिया है किसको, चाइना को और पाकिस्तान को। और ये जो झटका इसीलिए चाइना के लिए क्योंकि सीपेक में उन्होंने कमिटमेंट $62 बिलियन था, अभी 65 हो गया है, और ग्राउंड में करीब करीब 42 से 45 बिलियन डॉलर कमिटेड है। उनका फेज 1 खत्म हुआ नहीं, फेज 2 तो स्टार्ट कर पाएंगे कि नहीं मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन प्लान बड़ा जबरदस्त चल रहा है पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान आज के दिन में एक्सटर्नल डेट का 30% ऑफ एक्सटर्नल डेट चाइना से वो किया है, और उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 4.5, 3.5 to 6.5 कंपाउंडेड इंटरेस्ट है। तो ये जो इंटरेस्ट बढ़ती जा रही है, डेट जो है चाइना के साथ बढ़ते जा रहा है, आने वाले समय में काफी मैं कहूँगा बड़ा टेन्यूस पोजीशन होने जा रहा है पाकिस्तान का। तो ये चीजें जो डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर बढ़ते जा रहा है, तो ये तीनों का जो है ये ग्रुप बना के हिंदुस्तान के खिलाफ एक काउंटर स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। इसलिए हमें हर चीज को थोड़ा फूक के कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि नेपाल भी आप देखिए, नेपाल का व्यवहार कैसा हो रहा है, ठीक है ना। बुलंदशाह इलेक्शन में जीतने के बाद अलग अलग किस्म की एक एंटी इंडिया नाम ना लेके ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं जो इंडिया की हित के लिए नहीं हो। तो इसीलिए ये चीजों के लिए हमें एक स्ट्रेटेजिक स्टेप और डिसीजन लेना निहायत आवश्यक है, ताकि इन चीजों को गौर करके उसको कैसा हम हैंडल कर सकते हैं। एक है शॉर्ट टर्म, दूसरा मीडियम टर्म और एक लॉन्ग टर्म, और आखिरी में ये जो तनाव है सिक्योरिटी के ऊपर, जो दबाव पड़ रहा है, उसको बिल्कुल कैसे न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, इसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाना निहायत आवश्यक है। नहीं तो आने वाले समय में जो चीजें हम बांग्लादेश से उम्मीद कर रहे थे, हो सकता है कि कहीं उल्टा ना पड़ जाए। बैक टू यू। जी सर, रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि जो तारिक रहमान है वो सबसे पहले चाइना विजिट करेंगे, क्योंकि जैसे ही वो जीते थे तो ये खबर ये थी कि कहाँ जाएंगे, शायद पहली जो उनकी विजिट रहेगी वो भारत हो सकते हैं, लेकिन अब ये क्लियर हो गया है कि वो सबसे पहले चाइना विजिट कर सकते हैं। लेकिन सर, ये सारी चीजें जो उम्मीद की जा रही थी आफ्टर शेख हसीना के, तारिक रहमान जो है वो थोड़ा सा चीजों को बैलेंस आउट करेंगे, रिश्ते बेहतर होंगे, लेकिन वो जो भी घुसपैठ है उस मामले पे भी उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि भारत जो है पुश कर रहा है और हम इस चीज को नहीं लेंगे आसानी से। प्लस बीएसएफ ने जो तस्करों को मारा उस पे भी उनका स्टेटमेंट आता है। तो सर, जिस तरह से चीजें डेवलप हो रही हैं,
उस तरह से लग तो नहीं रहा है कि बांग्लादेश और भारत के बीच जो रिश्ते हैं वो बेहतर हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? क्योंकि अगर हम आसिम मुनीर के बयान की बात करें, और इनफैक्ट जो सर मोहसिन रजा नकवी गए अभी वहां पर थे बांग्लादेश में, तो उसमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये हैं कि उसमें 5 लश्कर ऑपरेटिव्स थे जिनको भारत में इन्फिल्ट्रेट कराने की कोशिश की जा रही, ताकि कुछ बड़ा करे, जो से कि आसिम मुनीर ने कहा था कि इस बार ईस्ट से वार कर सकते हैं। तो सर क्या दर्शाता है कि कुछ बड़ा कुछ प्लान कर रहे हैं इस बार ईस्ट से, और जिसकी वजह से ऑफकोर्स भारत भी ईस्ट पे काफी ध्यान दे रहा है अपने ईस्टर्न थिएटर पर। जी सर। देखिए, क्योंकि पाकिस्तान का जो आईएसआई है उसका एजेंडा में ध्यान वही 5 अगस्त 2019 के बाद 9 अगस्त 2019 को पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर कुरैशी वो एयर डैश किए थे चाइना में, 2 दिन ठहरे थे, 9-10 को ठहर के वो 11 अगस्त 2019 को वापस आ गए थे। ये 2 दिन के अंदर चाइना के साथ उन्होंने सलाह मशुरा करके एक हिंदुस्तान के खिलाफ उन्होंने काउंटर स्ट्रेटेजी बनाया था। काउंटर स्ट्रेटेजी किसकी? ये जो जम्मू कश्मीर का हमने जो आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया है और 35 अल्फा को एब्रोगेट किया है, और नया मैप जो हमने बनाया, अभी स्टेटहुड भी मिलने वाला है, बहुत जल्दी हो जाएगा। एक लद्दाख का यूनियन टेरिटरी रहेगा मेरे विचार के मुताबिक कुछ समय के लिए, क्योंकि स्टेट की जो एट्रीब्यूट्स हैं लद्दाख का यूनियन टेरिटरी में फुलफिल नहीं हो रहा है, और बहुत छोटा राज्य होगा, उनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी नहीं है। सो इसीलिए ये जैसे ही यूनियन टेरिटरी गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टेटहुड, इसके साथ ये बहुत बड़ा चुनौती है, क्योंकि उनका सी पैक इज रनिंग थ्रू पाकिस्तान, प्लस शख्सगाम वैली का हम डिमांड करने लगे। पहले तो बोलते भी नहीं थे, अक्साई चीन, शख्सगाम, ये सारी चीज़ें, और उनका जो सी पैक बना हुआ है इसके ऊपर भी हम टाइम टू टाइम डिमांड करने लगे हैं, शोर गुलाबा करने लगे हैं, विच इज़ वेरी गुड, हमें करना चाहिए इसके ऊपर। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बात बिल्कुल आपकी सही है। ये हिंदुस्तान को चाइना की तरफ से एक है, उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट। कैसा? इंडिया का जो इमीडिएट नेबरहुड है, चाहे आप मालदीव्स की बात करिए या श्रीलंका या बांग्लादेश या आपका म्यांमार, भूटान, नेपाल, ये जो सारे देश हैं, पाकिस्तान तो गया ही गया, म्यांमार तो ऑलरेडी हाथ के बाहर चला गया है। सो ये सारे चीज़ें धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट, यानी कि चाइना का जो डोमिनेंस है ये बढ़ाते जा रहे हैं। और उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका, हालांकि बेटर लेट देन नेवर, काफ़ी लेट हो गया है ऑल्दो, फिर भी कोशिश करके पैसे के जरिए से वो पुश बैक देना चाहते हैं, और उनका जो फुटप्रिंट है वो बढ़ाना चाहते हैं, ताकि चाइना को काउंटर कर सकते हैं इफेक्टिवली। किस हद तक ये सक्सेसफुल हो गया, टाइम विल टेल अस। उसको हम प्रीएम्प्ट या उसको एडवांस में कुछ प्रेडिक्ट करना ठीक नहीं होगा। लेकिन एक चीज जो है, बांग्लादेश के साथ जो जुड़ा हुआ है, और मुनीर का स्टेटमेंट प्लस जो बीएसएफ ने किया है, इसको ऑब्जेक्टिवली एक एक चीज हमारा फॉरेन रिलेशन की जो ऑफिशियल्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, हाई कमिश्नर, ये उनके देश में वन ऑन वन जाके समझाना और क्लैरिटी लाना निहायत ही आवश्यक है। नहीं तो छोटे छोटे चीजें क्या है वो बड़ा हो जाते हैं, और बड़े होने से वो काबू में लेना बहुत मुश्किल है। सो बैकफुट में काम ना करके उसको फ्रंट फुट या प्रोएक्टिवली उसको हैंडल करना निहायत ही आवश्यक है। क्योंकि आपके तरफ में भी जो सोच विचार, मेरा भी अंदाज यही है कि ये धीरे 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 ये नेगेटिविटी, छोटे छोटे नेगेटिविटी से कि बड़ा नेगेटिविटी ना हो जाए। अभी चाइना विजिट के बाद अगर चाइना के साथ कोई वो एमओयू साइन कर देते हैं, जो शेख हसीना भी करना चाह रही थी, अभी तीस्ता नदी का बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज है, जो ममता दीदी ने उन्होंने साइन करने के लिए मना कर दिया था, कि उनके जो फार्मर्स हैं तीस्ता की एरिया में, और उनका पानी जैसे ही बांग्लादेश के साथ आप साइन कर दोगे तो वो पानी अपने फार्मर्स को नहीं मिलेगा, तो इसीलिए वो साइन करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन हर चीज का कोई एक वाया मीडिया है, ये मनमोहन सिंह के टाइम से चलते आ रहा है। वो काफी हद तक पहले इसके ऊपर एग्री हो गए थे, अभी बीजेपी पार्टी वेस्ट बंगाल में आ गया। ये एक चीज है जो बांग्लादेश के साथ समझौता करके एग्रीमेंट कर सकते हैं। सो लीवर है हमारे पास, हिंदुस्तान के पास बहुत सारे लीवर है, चाहे एक्सपोर्ट हो, चाहे आपका रिवर वाटर, 54 नदी हैं जो फ्लो करते हैं बांग्लादेश के अंदर। इन चीजों को प्रायोरिटाइज करके देश की तरफ से
इनको हाई प्रायोरिटी हाई टेबल में डिस्कस करना निहायत आवश्यक है, क्योंकि जितना हम विलम्ब करेंगे, जितना देरी करते जाएंगे, वो उतना ही मसला जो है वो सीरियस और सेंसिटिव बनते जाएगा। और बांग्लादेश देखने में आपको मिलेगा कि धीरे धीरे जो थोड़ा बहुत काबू में आ गया था वो हाथ से फिसलते जा रहा है। तो मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं, ये सारे चीजों के ऊपर उनको निगाह रखना और एक ग्रेजुएटेड यू टर्न लेना निहत्ते। अगर आप मुइजू यानी कि आप मालदीव्स के साथ कर सकते हो, जो इंडिया आउट स्लोगन दे के एक प्रेसिडेंट है, इंडिया को सचमुच आउट करा दिया, मुइज़। लेकिन वो देश अभी डिपेंडेंट हो गया इंडिया के ऊपर इतना कि उसका जो इंटरेस्ट सर्विस है, उसका जो डेट ट्रैप में पड़ा हुआ है, उसको हेल्प करने के लिए सिर्फ एक ही देश सामने आ रहा है, वो है हिंदुस्तान। चाइना इस किस्म की हेल्प कभी देता नहीं है, ना श्रीलंका को दिया है ना इनको दिया है। तो इसी तरह बांग्लादेश का भी सिचुएशन काफी गंभीर होने लगा है और ये चाइना के डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। तो इसको किस तरफ आप, चाहे अमेरिका हो, रशियन फुटप्रिंट पे धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, इनके साथ जापानीज फुटप्रिंट भी है, तो इनके साथ एक कंबाइंड एफर्ट के जरिए से इसको स्ट्रेटेजिकली डील करना निहायत आवश्यक है। जी सर। सर एक बात जो आसिम मुनीर ने अपने स्टेटमेंट में कही लेटेस्ट, जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत के साथ हमारा आइडियोलॉजिकल वॉर है, तो जिसका मतलब सीधे वही जो गजवा हिंद की बात करते हैं, प्लस सर जो जमात इस्लामी है वो भी भारत को तोड़ने की और टेक ओवर की बात करते हैं। तो सर इस आइडियोलॉजी से क्या ये जो ग्रेटर प्लान है उसका हिस्सा है कि जो रेडिकल एलिमेंट्स है उनको इस बेसिस पे रेडिकलाइज करके भारत के खिलाफ ये साजिश रची जा रही है? कैसे आप सर इन सारी चीजों को देखते हैं, या सिर्फ ये देखिए, उकसावा है भारत को लेकर? बिल्कुल अच्छा सवाल आपने किया है। ये सवाल का जवाब में दो पहलू हैं। एक है जो भी कुछ एक इम्पोर्टेंट लीडर, पर्टिकुलरली पाकिस्तान, जो कुछ वो आर्टिकुलेट करते हैं या व्याख्या करते हैं, उसके पीछे उनका टारगेट ऑडियंस होता है। तो चंद एक चीजें वो इस तरफ वो व्याख्या करते हैं या आर्टिकुलेट करते हैं जो टारगेट ऑडियंस को खुश रखने के लिए या जोड़ा हुआ रखने के लिए करते हैं। दूसरा, एक उनका आइडियोलॉजिकल इशू, मुस्लिम एज ए रिलीजन, इस्लाम एज ए रिलीजन, आप देखेंगे ये एक इंटरनेशनल रिलीजन है, इसका रीच आउटरीच है इंटरनेशनल। बाकी जो रिलीजन होंगे आप देखेंगे लोकलाइज क्रिश्चियनिटी है ऑल ओवर द ग्लोब, बट इस्लाम एज ए रिलीजन वो इंटरनेशनल रीच होने के नाते वो उसका जो प्रभाव, जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, उसको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। फिलोसॉफिकली स्पीकिंग अगर आप गहराई में स्टडी करेंगे, जितने सारे इंटरनेशनल एजेंसी से रिसर्च करके दिखाए हैं, उनका ये टारगेट है कि 2075 तक पूरा ग्लोब, पूरा प्लैनेट के ऊपर जो पॉपुलेशन का जो परसेंटेज आज के दिन में 32% क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है करीब 23-24% है, हिंदुइज्म है 15 या 16% है। 2075 तक जो सब एक्सपर्ट हैं इसके ऊपर एनालाइज करके देखे हैं कि ये इस्लाम का जो डोमिनेंस है पूरा विश्व में, डोमिनेंस करीब करीब 75% तक पहुंच जाएगा, और बाकी जो रह गया 25% ये आपस में क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म के बीच में, और बाकी जो रिलीजन है ये बन जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, ये एक किस्म का डिस्ट्रैक्शन अपने डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी, नंबर 2, और इस किस्म की बातें कहा जा रहा है ताकि लोगों को जोड़ के रख सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 2024-25 में जितना हमने देखा था इंटरनल इंस्टेबिलिटी और जो टेररिस्ट अटैक, उससे और ज्यादा बढ़ गए हैं। 2026 में आप देखेंगे जनवरी से लेके अभी तक इसका इंटेंसिटी, उसका एनॉर्मिटी, और जो मल्टीपल एजेंसी जो अटैक हो रहा है पाकिस्तान फोर्सेस के ऊपर, ये अगर संख्या और काफी गंभीरता के साथ जो अटैक कर रहे हैं, फिदायनी अटैक, ये बहुत ही मात्रा में बढ़ गया है परसेंटेज में। तो ऐसा हालत में मुनीर साहब जो है मीडिएशन एफर्ट तो करते रहेंगे, ठीक है ना, ईरान और यूएसए बीच में, उसका ना कि कोई सोल्यूशन मिलने जा रहा, मुझे नहीं लग रहा है कि सोल्यूशन मिलेगा इस तरफ, लेकिन उनका ज्यादा चिंता और एंजाइटी हो रहा है कि पाकिस्तान को कैसे होल्ड अप करके रखे, कैसे उनको जोड़ के रखे, कि ऐसा ना हो ये सारे चीजें करते करते वो सब टुकड़े टुकड़े बन जाए और उनके लिए बड़ा चुनौती हो जाए। चाहे अमेरिका का सपोर्ट हो या चाइना का सपोर्ट हो, लेकिन अपना देश का कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक लीडरशिप जो है, आर्मी, डीप स्टेट जिसको कहते हैं,
मुझे लगने लगा है कि ये धीरे धीरे उनके काबू से बाहर जा रहा है, तो इसलिए इस किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन आप और मैं जब उसको एनालाइज करते हैं, हमें देखना पड़ेगा कि इस किस्म की स्टेटमेंट जो है ना, वो जो तड़का लगाने वाली है, जमायती इस्लाम के लिए तड़का लगाया जा रहा है। जमायती इस्लाम को ये मोटिवेट कर रहे हैं कि आपके लिए ये मसाला हम दे रहे हैं, इसको आप तड़का लगाने में यूज करिए, और अपना जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ऑब्जेक्टिव, जो हिंदुआ जो फौज जो कहते हैं ना, गजवा हिंद वाला जो फौज है, जो मैप नहीं, जी 2014 को ये मैप दाश ने पब्लिश किया था, अलकायदा पब्लिश करके 1999, ओसामा बिन लादेन उस समय जिंदा था, 3 बार वो मैप को निकाल के दिखाया है। प्लस वाई गो दैट फार, बांग्लादेश का जो ग्रेटर बांग्लादेश है, वो मैप हमारे सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और ईस्टर्न स्टेट्स, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये जो टाइम टू टाइम ये जो कार्टोग्राफिक वॉरफेयर है, ये काफी नेगेटिव स्पाइरल में डालता है, लोगों को बहुत प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हमें कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बनाना चाहिए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के, और उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप होना चाहिए, और उसमें जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग चीजों का, चाहे साइबर का हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, स्पेस हो, या नैरेटिव स्टोरी जो फैक्ट चेकिंग होता है, या आप फाउंडेशनल इंफॉर्मेशन जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन हो, इन चीजों को बिल्ड करके उसको कैसे हम रोकथाम कर सकते हैं, ये एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखना निहायत आवश्यक है। बाकी आपके साथ मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ये धीरे धीरे नेगेटिविटी बहुत स्प्रेड होते जा रहा है। उससे क्या होगा, रेडिकलाइजेशन बहुत तेजी और बड़े रकम का आपको देखने मिलेंगे, और उसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर से लेके असम हो या और भी कोई स्टेट है, क्योंकि अभी बीजेपी वेस्ट बंगाल, आपका असम, और आपके जो अलायंसेस हैं वो आपका त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारे एलाइड फोर्सेस आप मान के चलिए, मिलजुल के एक काउंटर स्ट्रेटेजी बनाना निहायत आवश्यक है, ताकि कोई ठोस कदम उठाने से ये सारे जो नेगेटिव फोर्सेस इनिमिकल टू इंडियाज ग्रोथ जो बढ़ते जा रहे हैं, इनको आप काबू में ले सकते हैं। नहीं तो चाइना का प्रभाव बढ़ ऑलरेडी काफी गहरा है, और बहुत कम समय में ये और बढ़ने की काफी कोशिश करेगा। चाहे यूएस कितना भी काउंटर करे, यूएस भी डबल गम खेल रहा है। चंद एक चीजें हैं यूएस का, एग्जैक्टली सर, आपको याद होगा सर, जो यूक्रेनियन पकड़ा गया था अभी कुछ दिन पहले, और वो सारी चीजें है ना, वो भी तो इसीलिए। और यूएस भी सर प्लान करता है क्रिश्चियन स्टेट्स बनाने के लिए, उसका भी एजेंडा यही है। तो हमारे लिए तो सर सभी एक जैसे है, हमारे तो सभी। बिल्कुल ये बड़ा क्रिटिकल है। यूक्रेनियंस का बात आपने बोला, उसके साथ एक व्यक्ति का नाम था मिस्टर मैथ्यू। यस सर, मैथ्यू yes, मैथ्यू, वो जो जम्मू कश्मीर में पकड़ा गया, उसके पास वो सैटेलाइट एंटेना था, उसको पूछा गया कि भाई आप इसको क्यों लेके जाते हो, कि मेरे को पता नहीं था ये स्टेट में अलाउड नहीं है। तो ये आदमी है, आप उसको कोलकाता, लखनऊ, अलग अलग जगह इनका जो नाम लिया गया है, और जब आप बिंदुओं को ज्वाइन करते हैं, ये पक्का कोई ना कोई अमेरिकन स्ट्रेटेजी है हिंदुस्तान को दबाव में रखने के लिए। जैसे आपको पता होगा, इससे पहले जो बाइडेन के टाइम में एक फैक्ट चेकिंग का मिशन होता था, अमेरिकन जो डिप्लोमेटिक मिशन है, वहां से लोग हैदराबाद, चेन्नई, अलग अलग स्टेट में उनके गवर्नर, चीफ मिनिस्टर से मिलके उनके ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश किए थे। तो बेसिकली ये हमारा डेमोक्रेसी को वो तोड़ना चाहते हैं, बल्कनाइज करना चाहते हैं। लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, चाहे वो कितने भी कोशिश करें, हिंदुस्तान एक ऐसा सिविलाइजेशनल देश है, इसको कोई तोड़ नहीं पाएगा। जितना प्रभाव, जितने कोशिश करते जाएंगे, वो उतना ही मजबूत करते जाएगा हिंदुस्तान को। क्योंकि अभी हमारा इसका देश का जो गठन हो रखा है, ये सिर्फ जाति धर्म की वजह से नहीं जुड़े हुए हैं, ये एक अनदेखी चीज है। ऐसा एक गुण होता है, वो लोगों को जोड़ के रखा है। हिंदुस्तान को अलग करने की चाहे कितने भी कोशिश करें, तोड़ने की कोशिश करें, वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। बैक टू यू। बिल्कुल सर, और उम्मीद करते हैं कि भारत जो है वो अपनी बांग्लादेश को लेकर, साथ ही साथ जो चाइना और पाकिस्तान यहाँ पर रोल है, उस पर भी थोड़ा ध्यान दे, और पॉलिसी रिव्यू करने की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहे हैं उन सबके बेसिस पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।